हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। भी रिसेंटली वैकेंसी आई है आईबी की तरफ से। एसीआईओ एक लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 7 की पोस्ट है, लगभग 90,000 इसकी सैलरी है और इसकी 995 वैकेंसीज आई है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो 15 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो इसका पैटर्न सिमिलर है एसएससी के सीजीएल एग्जाम की तरह, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस है। एसएससी में 4 सेक्शंस होते हैं, इसमें 5 सेक्शंस है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर्स। सबके 20-20 क्वेश्चंस है। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चंस एंड 60 मिनट्स। तो काफी, अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है तो आप इस प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन को देखकर डिसाइड कर सकते हो कि ये 2 महीने में इसका प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकता है या नहीं। इस फॉर्म की टेंटेटिव एग्जाम डेट फेब में, अभी दिसंबर है, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी आपके पास टाइम बचा हुआ है। 2 महीने में आप इस एग्जाम के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो इफ यू आर ऑलरेडी एन एस्पायरेंट। अगर आप किसी एग्जाम एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये टफ नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी टियर 1 के आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे जो 2021 में हुआ था। नवंबर 2021 में ये ऑलमोस्ट 8 शिफ्ट्स में कंप्लीट हुआ था इसका टियर 1। आज हम लोग उसका फर्स्ट पेपर देखेंगे और इसके बाद रेगुलर और भी 7 पेपर के वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांट सेक्शन से। ठीक है, ये वीडियो का फॉर्मेट होगा, जैसे इसमें काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इससे रिलेटेड जो भी थोड़े मोड़े छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो अदर एग्जाम में आ सकते हैं वो भी हम साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद डायमीटर 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे बात कर रहा है स्फीयर के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं स्फीयर होता क्या है। तो ये एक स्फीयर है, सिंपली हम लोग उसको बॉल कह सकते हैं। इसका डायमीटर दिया हुआ है और हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है। चलो पहले देखते हैं डायमीटर क्या होता है। यहाँ से यहाँ तक के जो सबसे वाइडेस्ट लेंथ होती है उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है। तो सबसे पहले हमें डायमीटर से रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, दैट इज 21/2। अब आते हैं इसका वॉल्यूम के फॉर्मूला पे। तो ये स्फीयर है तो इस पे स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलो, हो सकता है अगले बार इससे क्वेश्चन आ जाए कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर स्फीयर को बीच से काट दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक हेमीस्फीयर। ठीक है, अब हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसका आधा बोल सकते हैं कि इसके वॉल्यूम का आधा। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो सरफेस एरिया हो जाएगा वो भी इसका आधा। बट ये तो इसके कर्व पार्ट में था, क्लियर। बट ये काटने के बाद एक सरफेस एरिया यहाँ पे भी बढ़ जाएगा इसके बेस में। तो होना तो चाहिए था 2 पाई आर स्क्वायर, बट ये प्लस एक सर्कल नीचे पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। हम लोग को सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 pi r cube means 22/7 into r cube, 21/2 into 21/2 into 21/2। काटते हैं, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 1 जा 11। इट मीन्स 441 into 11। इसमें यूनिट डिजिट 1 आएगा, सारे में आ रहे हैं 4 के आसपास में आएगा। इसका आंसर 4851 ही है। आप कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हो। अरे सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, संजय अमित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, अमित अलोन कैन डू इट इन 12 days। संजय
प्लस अमित दोनों मिलकर कर रहे हैं उसको 8 डे में, और अमित एलोन कर रहा है उसको 12 डे में। तो चलो दो तरीके से निकाल सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे एलसीएम का तरीका निकाल यूज करेंगे। 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24, मतलब सम ये 8 दिन में काम कर रहा है, मतलब ये एक दिन में 3 वर्क कर रहा है, और अमित एक दिन में 2 वर्क कर रहा है। तो अमित अगर 2 वर्क कर रहा है तो संजय एक वर्क कर रहा होगा, एक वर्क कर रहा होगा एक दिन में, और टोटल वर्क है 24। इसका मतलब उसको कितने दिन लग जाएंगे, 24 डेज लग जाएंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 64 मीटर क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है जो चारों तरफ से स्क्वायर से बना हुआ होता है। टोटल उसमें 6 साइड्स होते हैं एंड 8 कॉर्नर्स होते हैं, उसको वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। तो ये 6 साइड्स है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। 6 फेसेस का एक फिगर है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्यूब का सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, मतलब ए का क्यूब। उसी तरीके से अगर बात करें इसके सरफेस एरिया में, तो टोटल कितने सरफेस एरिया है, 1 2 3 4, और एक ऊपर एक नीचे 6, और एक साइड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। इसका मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स के बारे में, मतलब अगर इसको एक रूम कंसीडर कर ले तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, इसका मतलब ये चारों तरफ के वॉल्स, छत और बेस को छोड़ दिया जाए तो छत और बेस दो हम लोग स्क्वायर हटा देंगे, बचा कितना, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं या एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब हम लोग 6a स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। whose volume is 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका पहले वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मतलब ए क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है 64 मीटर क्यूब। ए क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 आएगा 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, तो ए का वैल्यू आ गया 4। अब अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, इट मीन 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 16, दैट इज 96 मीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है द ग्राफ शोज नंबर ऑफ विजिटर्स लेडीज एंड जेंट्स इन 4 डिफरेंट म्यूजियम नियरली 1 2 3 4। 4 म्यूजियम्स है जिसमें ब्लू कलर से दिखाया गया है कि औरतें कितनी गई थी उस म्यूजियम में, और रेड कलर से दिखाया गया है कि लड़के कितने गए थे। तो विच म्यूजियम हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिटर्स। अब इसमें बताना है कि कौन से म्यूजियम में सबसे ज्यादा लोग विजिट किए, तो दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे है टोटल 450, यहाँ पे है 5, 16 का 6, 565, यहाँ पे 0 सॉरी 7, 3, 437 एंड 4, 6, 464। यहाँ पे 464, 437, 450 एंड 565। ऑप्शन म्यूजियम 2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। यहाँ पे गिवन है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी 7:5। ए और बी का रेशियो है 7:15। देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 840। एलसीएम क्या दिया हुआ है, 840। व्हाट इज दिस इनटू दिस। ठीक है। तो हमें पता है एलसीएम में कुछ तो कॉमन मल्टीपल है, तो लेट कॉमन मल्टीपल हम लोग x मान लेते हैं। इसका मतलब ax इंटू बी एक्स इज इक्वल टू 840, मतलब 7x इंटू 15x इज इक्वल टू 840। दैट मीन्स 105x इज इक्वल टू 840। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 840 बाई 105। ये पूरा का पूरा 8 टाइम्स में कट जाएगा, 8 5 जा 40, 10 8 जा 80, ये पूरा 8 टाइम्स में चला गया। मतलब x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 8। तो फाइंड द लीस्ट, व्हाट इज
B is to A and B minus A, B plus A और B minus A। अब A का वैल्यू आ जाएगा 8 into 7 is equal to 56। B का वैल्यू आ जाएगा 8 into 15 that is 120। क्या पूछा? B plus A, it means 120 plus 56 रेशियो 120 minus 56। ठीक है, तो ये आ जाएगा 176 इस टू ये आ जाएगा 64। तो अगर इसको हम 16 से डिवाइड करें 16 से, तो 16 से आएगा ये 4 टाइम्स में और ये 16 से आएगा 11 टाइम्स में। इसका रेशियो आ जाएगा 11:4। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट आफ्टर 2 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1000 इज 1200। अमाउंट है 1200, इसका मतलब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1200 माइनस 1000 इज इक्वल टू 200। इंटरेस्ट का वैल्यू 200 है, 200 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल सा फॉर्मूला है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। कब? जब वो सिंपल इंटरेस्ट में हो। और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी। टी यहाँ पे टाइम है कि कितने साल के लिए वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाला गया है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला में है 200 इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो 200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है यहाँ पे 1000 इंटू आर वी डोंट नो, टाइम इज 2 ईयर्स बाई 100। 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे बचा 10। आर इज इक्वल टू 10%। 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ टू नंबर आर 3 and 18 if one of them is 9 find the other number। तो इसका एक शॉर्टकट समझ लो या कॉन्सेप्ट ही समझ लो कि जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2, वो हमेशा बराबर होगा उसके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। ठीक है, नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2 इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर्स। तो यूज करते हैं। 3 और 18 दिया हुआ है, इट मीन्स 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 9 इंटू अदर नंबर इज x। काटते हैं, 9 टू जा 18, 3 टू जा 6, मतलब सेकंड नंबर इज 6। दूसरा नंबर 6 है। आते हैं 8th क्वेश्चन में। दिया हुआ है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 21, मतलब 5 लगातार नंबर का एवरेज है 21। अगर सिर्फ 5 नंबर का एवरेज 21 है, मतलब 5 नंबर का सम क्या हो जाएगा? तो टोटल सम इज इक्वल टू 21 इंटू 5, मतलब 105 है। और 105 किसका वैल्यू है? तो अगर 5 नंबर दिए हुए हैं तो उन 5 नंबर को हम लोग क्या कंसिडर कर ले? फर्स्ट नंबर को कंसिडर कर लेते हैं x, उसके बाद वाला x प्लस 1 और उसके बाद वाला x प्लस 2, x से पहले वाला x माइनस 1 और उससे भी पहले वाला x माइनस 2। ये 5 नंबर्स हो गए। ऐसे करने का फायदा क्या है? तो यहाँ देखो, ये -2 प्लस 2 खत्म हो जाएगा, -1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा, हमारे पास टोटल 5x ही बच जाएंगे। ठीक है, तो इन सब का सम हो जाएगा 5x। इसका मतलब 5x इज इक्वल टू 105। x का वैल्यू आ जाएगा 105 बाई 521। ये मिडिल टर्म का वैल्यू आ गया 21। हमसे पूछा क्या है? हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर इससे क्या? x प्लस 2, 21 प्लस 2 दैट इज 23। 23 हमारा करेक्ट आंसर है। ये सिंप्लीफिकेशन, ये काफी ज्यादा आने वाला क्वेश्चंस है जो दिखने में लगता है कि काफी लंबा है, बट होता काफी छोटा और इजी है। तो फर्स्ट में देखा जाए तो 2 1 माइनस 1 बाई 2 ये बचेगा 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 बाई 3 ये बच जाएगा 2 बाई 3 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 1 बाई 4 ये बच जाएगा 3 बाई 4। ऐसा चलता जाएगा अप टू 99 बाई 100। अब अगर तुम ट्रेंड देखो तो ये 2 2 कट जा रहा है, 3 3 कट जा रहा है, 4 इस तरह से कटते जाएगा, करता जाएगा, लास्ट में बचेगा 1 बाई 100। ये लास्ट में सब करते करते ये 1 और ये 100 ही बचेगा। तो
सारा का सारा फॉर्मूला हमारा इसी पे अप्लाई होगा 1/100 पे। तो 1/100 का पावर माइनस 0.5। ये पावर का क्या सीन है, माइनस इट मीन्स ये इसका इनवर्स होगा। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि ये इसका इनवर्स होगा, तो माइनस को जब हम लोग हटाएंगे तो ये 100 का पावर 0.5 होगा, और 0.5 है इसका मतलब वो पावर 1/2 है, और पावर 1/2 इसका मतलब वो 100 का अंडर रूट है, दैट इज 10। काफी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डीआई। काफी इजी डीआई है। Show the table that income of a firm in various months in which one the ratio of savings to income is maximum। रेशियो ऑफ सेविंग्स और इनकम मैक्सिमम है। अब यहाँ पे सैलरी और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो पहले हमको सेविंग्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। 40,000 में 28,000 माइनस करेंगे तो ये 12,000 आएगा। इसका सेविंग्स यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे सेविंग्स 5,000 है, यहाँ पे सेविंग्स 7,000 है, यहाँ पे सेविंग्स 10,000 है, और इसमें सेविंग्स 15,000 है। तो हमसे पूछा है सेविंग्स और इनकम का रेशियो मैक्सिमम होगा, तो सेविंग्स बाय इनकम का रेशियो मैक्सिमम कब होगा, जब न्यूमरेटर हमारा बड़ा हो। इसका मतलब न्यूमरेटर सबसे ज्यादा हो विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो चलो निकाल कर देखते हैं। 12/40 ये फर्स्ट का हो गया, 5/35 ये सेकंड का हो गया, 7/37 ये थर्ड का हो गया, 10/42 ये फोर्थ का, एंड 14/45 ये फिफ्थ का। काटते हैं, ये आ जाएगा 6 और 20 ये 3 और ये 10, 3/10 मतलब 0.3। यहाँ पे 5/35 1/7 मतलब 14.28। 7/37 ऑलमोस्ट आएगा ये आएगा 18 पॉइंट समथिंग। 10/42 हमारा आ जाएगा 0.23, ठीक है। 14/45 ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास में, ठीक है। ऑलमोस्ट ये अगर ये 42 होता तो 1/3 ही होता, तो लगभग 0.3 से ऊपर जाएगा, 0.3.11। तो इन दोनों के बीच में क्लोज कंपटीशन है, ये 31 है और ये 30 है। इसका मतलब में की जो रेशियो है इनकम बाय सेविंग्स वो मैक्सिमम थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसेंजर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 18 बॉगी, ईच बॉगी इज 15 मीटर लॉन्ग, द ट्रेन प्रोसेस इलेक्ट्रिक पोल इन 15 सेकंड्स। पैसेंजर ट्रेन है जिसमें 18 बॉगीज है और सारी बॉगीज 15 मीटर लॉन्ग है। द ट्रेन प्रोसेस इलेक्ट्रिक पोल इन 15 सेकंड। ड्यू टू सम प्रॉब्लम 3 बॉगीज वेयर डिटैच, नाउ ट्रेन प्रोसेस इलेक्ट्रिक पोल। तो पहले उसमें 18 बॉगीज थी जिसका 15 मीटर लेंथ था, ठीक है। तो टोटल लेंथ उसका कितना हो जाएगा, 18 इंटू 15 270 मीटर। ट्रेन प्रोसेस इलेक्ट्रिक पोल इन 15 सेकेंड्स, और वो इलेक्ट्रिक पोल को 15 सेकेंड्स में पार कर ले रहा है। इसका मतलब वो अपना ही डिस्टेंस पास कर रहा है, तो उसको टाइम कितना लग जाएगा। काटते हैं इसको 3 से, 5 टाइम्स ऑफ 15 90, ये 18। इसका मतलब उसका स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। ड्यू टू सम प्रॉब्लम 3 बॉगीज वर डिटैच। अब उसके पास कितनी बॉगीज बची, 15, और हर बॉगी का लेंथ है 15, मतलब ये 225 मीटर अब क्रॉस करेगा कितने स्पीड से, 18 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। मतलब 225 मीटर डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड, तो हम लोग को मिल जाएगा टाइम, कितना टाइम, 3। ये फिर 3 से कटेगा, 3 6 जा 18, और ये आ जाएगा 75। ये 3 से कटेगा, ये 2 और ये 25, 25/2 इज इक्वल टू 12.5 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कभी इस टाइप का और क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा।
मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज दिस कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स। काफी इजी क्वेश्चन है, सबको ऐड करना है और 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ऐड करते हैं। 5 4 9 9 10 11 12 13 14 1 15 150 प्लस 5 5 5 5 20 170 डिवाइडेड बाई 5 5 3 15 20 5 4 20, ये 34 एवरेज मार्क्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में दिया हुआ है अरुण एंड विजय कैन मेक ए पेंटिंग इन 3 days। अरुण प्लस विजय 3 दिन में करते हैं। विजय एंड चंदन कैन मेक दोस पेंटिंग इन 5 days। विजय और चंदन मिलकर उसको 5 दिन में कर देते हैं। इफ अरुण विजय एंड चंदन टुगेदर, तीनों अरुण प्लस विजय प्लस चंदन तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो 2 दिन में खत्म कर देते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम टोटल वर्क आ जाएगा 30 का मतलब ये 3। अरुण प्लस विजय उसको 10 दिन में करेंगे, विजय प्लस चंदन उसको 6 दिन में करेंगे और तीनों मिलकर उसको एक सॉरी 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 ये 3 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में वो 10 काम करेंगे, ये 6 काम करेंगे और ये एक दिन में 15 काम करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अगर इन तीनों के एक दिन के काम में से विजय प्लस चंदन, विजय अरुण प्लस विजय का निकाल दो तो चंदन का बच जाएगा 10 - 10 5 वर्क एक दिन में। ठीक है, चंदन का और फिर हमें अरुण का चाहिए, तो इसमें विजय प्लस चंदन 6 काम कर रहे हैं एक दिन में और तीनों मिलकर 15 काम कर रहे हैं। इसका मतलब अरुण कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है। तो पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो टोटल काम था 30 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 14, मतलब ये 15/7। 15/7 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 3:2। ये एक ट्रेपेजियम है, 3:2 दिया हुआ मतलब 3 और 2 है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15। सबसे छोटा डिस्टेंस उसमें दिया हुआ है 15 मीटर का। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1350 स्क्वायर। एरिया 1315 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो पहले इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसका एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है और उसके बीच में जो 90 डिग्री से दिया हुआ वो उसका हाइट होता है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3x प्लस 2x 5x इंटू 15 और इसका वैल्यू दिया हुआ है ना 1350। तो चलो सॉल्व करते हैं, ये इधर चला जाएगा 2 इंटू 1350 इज इक्वल टू 5x इंटू 15। सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 इंटू 1350 5 15 इंटू 5 इज इक्वल टू x। काटना शुरू करते हैं। 15 9 जा 135 और 5 18। x इज इक्वल टू 18 इंटू 2 36 आ गया। Find the difference in the length of parallel side। difference in the length, तो 3x minus 2x क्या होता है x, इसका मतलब 36 ही दोनों के बीच का डिफरेंस है। अगर दिखाया जाए तो ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 108। दोनों के बीच में डिफरेंस अभी भी 36 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिविजन। क्वेश्चन नंबर 15, ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। 8 7 6 5 9 -2 1। इसमें इस पोजीशन पे ऐसा क्या नंबर फिट करे कि 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 का डिविजिबिलिटी होता है कि ऑड, किसी भी नंबर के ऑड प्लेसेस को सम करके इवन प्लेसेस के सम से माइनस करते हैं तो वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। इसका मतलब अगर कंसिडर करते हैं ABCDEFG एक नंबर है, A प्लस सी प्लस ई प्लस जी माइनस बी प्लस डी प्लस एफ, मतलब ये ऑड प्लेसेस था और ये इवन है। तो ऑड माइनस इवन अगर 0 आए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए
तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो चलो चेक करते हैं। 8 6 9 2 ये ऑड प्लेसेस है। 7 5 ये x एंड 1 ये इवन प्लेसेस है। तो 7 5 12 एक 13 प्लस x 13 प्लस x किसके बराबर होना चाहिए? 8 से 14 14 9 23 2 25 ये 25 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 13 हो जाएगा। x इज इक्वल टू आ गया 12। इसका मतलब x की जगह पे 12 होना चाहिए। तो 12 तो हम लोग पुट कर नहीं सकते हैं। 11 अब 0 यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पे 12 पुट करना पड़ेगा जो पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दे, इसमें से एक और माइनस कर दे, तो x का वैल्यू 11 आ जाता है। इसका मतलब 11 का मल्टीपल आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये 13 की जगह पे 14 हो जाएगा। फिर 25 माइनस 14 11 होता है। और अभी बताया कि वो 11 का मल्टीपल या तो 0 आना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू 1 पुट करने से ये 11 के डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। ए बोट go 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 30 मिनट्स। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। ये दिया हुआ है कि एक बोट 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 30 किलोमीटर 30 मिनट्स में। इसका मतलब उसका डाउन स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर है। बोल सकते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बोट स्ट्रीम में होता क्या है, डाउन स्ट्रीम किसको कहते हैं? अब ये रिवर का फ्लो है इस डायरेक्शन में और एक बोट इसके ऊपर चल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो ये बोट अगर रिवर के साथ जा रही है तो वो डाउन स्ट्रीम स्पीड है। इसका मतलब इसमें बोट प्लस रिवर दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। दूसरा केस क्या है कि ये स्ट्रीम इधर से इधर बह रही है लेकिन बोट हमारी जा रही है इस साइड में। ठीक है, ये होता है अप स्ट्रीम। ठीक है, इसमें बोट की स्पीड से माइनस हो जाता है रिवर का स्पीड। तो यहाँ पे दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम, मतलब बोट प्लस रिवर दोनों का स्पीड मिलाकर 40 किलोमीटर पर आवर है और सिर्फ स्ट्रीम का है 10 किलोमीटर पर आवर। तो बोट का क्या हो जाएगा? सिंपली रिवर का स्पीड को माइनस कर देंगे तो 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। फोर्थ करेक्ट आंसर है। Find the single discount equivalent to two successive discount of 15% and 5%। 15% और 5% के टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स को, जिसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा कि जब भी सक्सेसिव परसेंटेजेस हो, जरूरी नहीं कोई डिस्काउंट हो, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉफिट को हम लोग प्लस में लेते हैं, लॉस को माइनस के लेते हैं, डिस्काउंट को भी माइनस में लेते हैं क्योंकि ये मार्क प्राइस से मार्क प्राइस में माइनस किया जाता है डिस्काउंट को, इसलिए हम लोग इसको माइनस में कंसिडर करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ठीक है, ये इक्विवेलेंट निकालने के लिए होता है दो परसेंटेजेस का। तो चलो यहाँ पे निकालते हैं। -15 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस -15 इंटू -5/100 ये हो जाएगा -20 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 इंटू 5 75/100 ये हो जाएगा 20 -20 प्लस 0.75 ये आ जाएगा 19.25%। 18 क्वेश्चन नंबर है 25% ऑफ a number when subtracted from 100 gives the number itself। मतलब एक नंबर का 25% अगर 100 में से हम लोग माइनस कर दे तो वो खुद वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 100 में से अगर किसी नंबर का 25% माइनस करते हैं तो 25% का फॉर्मूला क्या जाएगा? 25/100 1/4। ठीक है, इसका मतलब 100 में से अगर हम लोग x/4 को माइनस कर रहे हैं तो वो नंबर आ जा रहा है x। सिंपल क्वेश्चन का कहना यही है कि 25% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 100। 100 में से 25% किसी नंबर को माइनस कर रहे हैं तो खुद वो नंबर दे रहा है। इसका मतलब इसको इधर भेजेंगे x प्लस x/4 इज इक्वल टू 100। 4x प्लस x 5x/4 इज इक्वल टू 100। काटते हैं 5 ये 20 टाइम्स में, इसका मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 20
इंटू 4 दैट इज 80। x का वैल्यू है 80। 19वां क्वेश्चन में चलते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर इज 3:5। नंबर का रेशियो दिया हुआ 3:5। एलसीएम उसका है 42 ग्रेटर देन इट्स एचसीएफ। एचसीएफ से एलसीएम उसका 42 ज्यादा है। एचसीएफ अगर हम लोग x माने तो एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू 42। इसके पहले एक क्वेश्चन बताया थे ना कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया दो नंबर 3:5, मतलब एक हो गया 3x और दूसरा हो गया 5x। तो 3x इंटू 5x किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए उसके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर, मतलब x इंटू एक्स प्लस 42। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15x स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 42। यहाँ से x हम लोग काट सकते हैं, इसका मतलब 15x इज इक्वल टू एक्स प्लस 42। अभी x इधर आकर माइनस आएगा, 14x इज इक्वल टू 42। तो x का वैल्यू आ जाएगा 14 या 42 3। x का वैल्यू 3 आ गया तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? पहला नंबर हो जाएगा 9 और तीसरा नंबर हो जाएगा 5 3 15। तो इसमें पूछा है व्हाट इज द लार्ज नंबर, तो बड़ा वाला नंबर है 15, छोटा वाला नंबर है 9। आते हैं फिर सेट का लास्ट क्वेश्चन, नंबर 20। इसमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है, पूछा है इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रीडिंग ऑब्टेन इन 5 डिफरेंट राउंड। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, तो ये ब्लू वाला थ्योरी है और ये लाल वाला प्रैक्टिकल रीडिंग दिया हुआ है। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ये दिया गया जिसका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑब्टेन इन रीडिंग 2 and 5 व्हेन कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली टू द डिफरेंस ऑब्टेन इन रीडिंग 1 and 3 व्हेन टेकन प्रैक्टिकली। मतलब पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो डिफरेंस ऑब्टेन रीडिंग 2 and 5 व्हेन कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। 2 और 5 का थ्योरेटिकल वाला डिफरेंस, तो 132 माइनस 127, इसका रेशियो पूछ रहा है 1 और 3 का प्रैक्टिकली। 1 और 3 का प्रैक्टिकली 126.5 माइनस 124.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 5 इज टू 124 से 26 2 5 इज टू 2, इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे इसके रीजनिंग के क्वेश्चंस में। रीजनिंग के भी इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी एवरेज ही होते हैं, ना ज़्यादा टफ ना इजी। ऐसा बीच में नहीं होता, कुछ मॉडरेट होता है, बट इस साल हो सकता है इसका लेवल अप हो, क्योंकि 2021 से 2023 में काफ़ी सारे एग्जाम्स का लेवल अप हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आईबी के एग्जाम्स का भी क्वेश्चन लेवल अप हो सकता है। चलो रीजनिंग का पेपर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। BABE का कोड दिया हुआ है ZYZYV। यहाँ पे BBYY साफ क्लियर पता चल रहा है कि ये अपोजिट का वैल्यू दिया हुआ है। B का वैल्यू 2, अपोजिट का वैल्यू 25। जस्ट इसका उल्टा A का वैल्यू 1 तो Z का वैल्यू 26, जस्ट इसका उल्टा। E का वैल्यू 5, इसका V का वैल्यू 22, जस्ट इसका उल्टा है। इसका मतलब A की जगह पे यहाँ पे आएगा Z 26 का, C की जगह पे आएगा X, I की जगह पे आएगा R 18 और D की जगह पे आएगा W 23। ठीक है, XZXRW हमारा आंसर हो जाएगा। काफी इजी था ये, अपोजिट वैल्यूज के साथ। सेकंड आता है मिसिंग फिगर। ये भी काफी बेसिक सा फिगर है। यहाँ पे दिया हुआ ट्रायंगल, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे पेंटागन। तो पहले तो हमारे दिमाग में आता है कि ये साइड्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 साइड्स हो गया, यहाँ पे 5 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए था, बट यहाँ पे तो 4 ही साइड्स है। कैसे? तो अब देखते हैं दूसरा। इसमें देखो ये ट्रायंगल के अंदर में एक हैशटैग बना हुआ है, यहाँ पे सेम उसका रेप्लिका इसके नीचे आ गया। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एक मिरर रख दिया है। इसमें देखेंगे तो फिर यहाँ पे एक मिरर रख दिया है, इसका मतलब इसमें भी एक मिरर बनेगा, मतलब ऐसा बनेगा कुछ डायग्राम। ये फर्स्ट वाले में ही बन रहा है, काफी इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखो
ये मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसमें एक पैटर्न हमारे को साफ दिख रहा है कि ए का वैल्यू 1 होता है, डी का वैल्यू 4 होता है। दोनों को ऐड करते तो 5 आता है और 5 का स्क्वायर 25। उसी तरीके से सी का वैल्यू होता है 3 और ई का वैल्यू होता है 5। दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 8, 8 का वैल्यू 8 का स्क्वायर 64। ई का वैल्यू होता है 5 और एफ का वैल्यू होता है 6, 6 5 11, 11 का स्क्वायर 121। जी का वैल्यू 7, जी का वैल्यू 7, 7 टू जा 14, 14 का स्क्वायर 196। तो नेक्स्ट में क्या आएगा? देखो ए के बाद आया सी, फिर डी ई एफ जी एच आई। इसका मतलब यहाँ पे एच और आई का वैल्यू आएगा। एच होता है 8 9 और आई होता है, सॉरी एच होता है 8 और आई होता है 9, 9 8 17, 17 का स्क्वायर होता है 289। मतलब आई एच 289 होगा इसका आंसर। फिर आते हैं सिलॉग्स का क्वेश्चन। देखो, नो आर इज वी दिया गया है कि कोई भी आर वी नहीं है, ठीक है। नो एल इज एम और कोई भी एल एम नहीं है, तो इसका कोई रिलेशन है तो इसको सेकंड बाद में यूज करेंगे। नो आर इज एल, अब आर का कोई भी एल नहीं है और थर्ड सेकंड में दिया था एल, नो एल इज एम, कोई भी एल एम नहीं है। ये मतलब पूरा नो का ही रिलेशन दिया हुआ है। तो नो के रिलेशन में कुछ कुछ बनाना बहुत आसान हो जाता है। जहाँ पे नो का रिलेशन दिया हुआ है और दो के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो वहां पे भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। देखते सम वी आर नॉट एम, सम वी आर नॉट एम, वी का एम से कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता तो ये करेक्ट हो जाता कि कुछ वी एम हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई लिंकेज नहीं है तो पॉसिबिलिटी तो आता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे दिया हुआ सम वी आर नॉट एम, कुछ वी एम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बीच का कोई भी रिलेशन क्लियर नहीं है। जहाँ पे रिलेशन क्लियर नहीं होता है वहां पे आंसर रॉन्ग ही होता है। नो एम इज एल, नो एम इज एल, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में सम एल आर नॉट, सम एल आर नॉट आर, सम एल आर नॉट आर, कुछ एल है जो आर नहीं है, ऑब्वियसली ये कुछ एल या कंप्लीटली एल आर नहीं है। अगर पूरा ही एल आर नहीं है तो कुछ एल भी तो आर नहीं होगा ना, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। बोथ 2 एंड 3 कंक्लूजन फॉलोज। फिर आता है 45 65 165 345। 45 है, 65 है, 165 है एंड 345 है। ये मिसिंग सीरीज नंबर है। बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं तो अगर आप बैंक एस्पायरेंट हो तो आपके लिए तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं, फर्स्ट हम लोग जब भी ऐसा देखेंगे तो ये काफी बड़े नंबर्स नहीं है, ये मल्टीपल नहीं हो सकता है, इसका भी मल्टीपल नहीं हो सकता, तो बेसिकली डिफरेंस में ही आएंगे। तो 45 से 65 के बीच का डिफरेंस है 20, 65 से 165 के बीच का डिफरेंस है 100 और 165 से 345 के बीच का डिफरेंस है 180। ठीक है, 180 का डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोगों को कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। फिर देखते हैं डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस है 80, यहाँ पे भी डिफरेंस है 80, तो हमें पैटर्न मिल गया, मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस होगा 80। इसका मतलब यहाँ पे जो इन दोनों नंबर का डिफरेंस आएगा वो 180 प्लस 80 होगा, इसका मतलब ये 260 होगा। तो 345 प्लस 260 हमारा नेक्स्ट नंबर होगा, ये हो जाएगा 325 605, थर्ड ऑप्शन। Sixth is, among 500 villagers 40% are doing business and 80% are doing job. If all of them either doing business or job, ये वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है, बेसिक सा वेन डायग्राम। इसमें दिया हुआ है, मान लो ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट वाला बिजनेस और सेकंड वाला जॉब। तो 40% आर डूइंग बिजनेस, 40% आर डूइंग बिजनेस एंड 80% आर डूइंग जॉब। और कुछ लोग हैं दोनों कर रहे होंगे कि 80 प्लस 40 क्या होता है 120, इसका मतलब 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों कर रहे होंगे। तो सिर्फ बिजनेस करने वाले कितने बच गए? 40 माइनस 20 20, और सिर्फ जॉब करने वाले 80 माइनस 20 60। तो पूछा है then the number of villagers who are doing only job or how much more than who are doing only business। तो only business में या only job में करने वाले के बीच का डिफरेंस क्या है? तो 60 माइनस 20
40% ऐसे लोग हैं जो 40% लोग जॉब जो भी जॉब कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं उनमें उनका डिफरेंस क्या है 40% का। 40% कितने का 500 का। 40/100 इंटू 5 ये आ जाएगा 5 4 जा 20 200 इसका वैल्यू होगा 200। ये आते हैं दिया हुआ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द कंप्यूटर सीरीज। नेक्स्ट सीरीज में ये क्या आएगा चलो सीक्वेंस देखते हैं। डी एफ है जी जे है ए एम है एन क्यू है एन आर टी है। डी से जा रहा है एफ डी ई एफ प्लस 2 जी एच आई जे प्लस 3 ए एल एम प्लस 2 एन ओ पी क्यू प्लस 3 आर एस टी प्लस 2। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आएगा उसके बीच में यहाँ पे देखिए अल्टरनेट 2 3 2 3 2 3 यहाँ पे जो भी आएगा उसके बीच का डिफरेंस होगा 3। तो पहले तो हम लोग ऑप्शन में भी देख लेते हैं कि एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस 1 ई एफ जी एच आई इसमें डिफरेंस है 3 का सॉरी 4 का। ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया। यू और वी के बीच में डिफरेंस है 1 का ये भी गलत हो गया। यू वी डब्ल्यू एक्स यहीं पे डिफरेंस है 3 का तो ये भी सही हो गया। मतलब यही ऑप्शन सही है। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं डी ई एफ जी यहाँ से ये +3 है जे ए +1 एम एन +1 क्यू आर +1 टी यू इसका मतलब यहाँ पे यू आएगा। यू से स्टार्ट होने वाला 2 था। चलो एफ जी एच आई जे +4 जे के एल एम +3 एन ओ पी क्यू +4 आर एस टी +3 इसका मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो +4 में होगा। टी यू वी डब्ल्यू एक्स यू और एक्स यहाँ पे आएगा। तो ऐसे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो बट अगर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मिले तो फर्स्ट एक बार ऑप्शन से जरूर ट्राई करें क्योंकि हमें ये फर्स्ट राउंड में ही मिल गया था कि ये क्यू एक्स होगा क्योंकि यही एक ऑप्शन दिया था जिसके बीच में 3 का डिफरेंस था और यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है। फोर्थ है मिसिंग लेटर फाउंड करना। ए सी ई जे एल एन आर टी वी देखते हैं ए +2 ए से +2 सी ए सी ई जे एल एन आर टी वी तो यहाँ पे +2 यहाँ पे आ गया +5 ई एफ जी एच आई जे फिर जे के बाद के एल +2 एल एन +2 एन ओ पी क्यू आर यहाँ पे +4 आ रहा है मतलब 5 था फिर 4 आया इसका मतलब हो सकता है क्या आएगा आर एस टी यू वी का मतलब डब्ल्यू एक्स वाई यहाँ पे वाई होना चाहिए जेड ए एंड बी सी +2 मतलब वाई ए सी इसका करेक्ट सीरीज है। नेक्स्ट में आते हैं फिर से आ गया वेन डायग्राम में दिया हुआ है कि कुछ लोग ग्रुप आर में हैं जो रसिया का है कुछ ग्रुप सी में है जो चाइना का कुछ लोग जे में है जो जापान का। ठीक है ये नंबर्स दिए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो रसिया और चाइना दोनों का है 12 है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रसिया और जापान दोनों का है वो 16 है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रसिया और जापान और चाइना दोनों का है और कुछ लोग ऐसे हैं जो तीनों प्लेसेस पे गए हैं। तो पूछा है कि the number of given in the diagram represent the person of particular out of the total number of person who have visited at least 2 countries at least 2 country मतलब 2 कंट्री या उससे ज्यादा। 2 कंट्री उससे ज्यादा वाले कितने हैं 24 12 और 16 तो 2 कंट्री वाले हैं और 18 जो लोग हैं वो 3 कंट्री विजिट करने वाले हैं। ठीक है तो इसको ऐड करते हैं 18 और 12 हो गया 30 और 24 और 16 हो गया 40 टोटल 70 लोग हैं जो 2 या 2 से अधिक कंट्री विजिट किए हैं। तो उसमें पूछा 60% आर फीमेल देन हाउ मेनी ऑफ देम आर मेल। अगर 60 फीमेल है तो 40% हो गया फीमेल मेल सॉरी तो मेल का परसेंटेज हो गया 40 काटते हैं 7 4 जा 28 28 ऐसे मेल है जो 2 या 2 से अधिक कंट्री विजिट कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं आ गया सिलॉक्स। इससे सिंपल सा सिलॉक्स है देखते हैं ऑल रोजेज आर पिंक सारे के सारे रोजेस क्या हैं पिंक है। सम पिंक आर लोटस और कुछ पिंक क्या है
लोटस है, ठीक है। ऑल लोटस आर रोजेस, ऑल लोटस रोजेस है, क्या ऐसा कोई रिलेशन दिया हुआ है? सारे के सारे लोटस रोजेस है, तो जब ऐसा डायरेक्ट रिलेशन ना हो तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। सम पिंक्स आर रोजेस, सम पिंक आर रोजेस, ऑब्वियस सा बात है, ये वाला जो एरिया पिंक है, जब सारा रोजेस ही पिंक है तो कुछ पिंक रोजेस तो होंगे ही ना, ऑब्वियसली। ओनली सेकंड फॉलो, सेकंड करेक्ट है। अगर यहाँ पे इसमें पॉसिबिलिटी होता कि ऑल लोटस कैन बी रोजेस, ऑल लोटस कैन बी रोजेस, तब ये सही हो जाता। ये पॉसिबिलिटी में कुछ भी पॉसिबल। फिर आते हैं 7 और 793। 7 से कैसे रिलेटेड है 393, ठीक है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्लस माइनस करके आएगा नहीं, मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब में ही होगा। तो अगर 393 अगर पहले आप लोग अच्छे से पढ़े हो तो 7 का क्यूब होता है 343, ये इससे काफी नजदीक है, ठीक है। देखते हैं कितना नजदीक है। 343 में अगर हम लोग 50 ऐड करें तो ये 393 हो जाएगा। तो क्या 50 में भी कोई लॉजिक है? बिल्कुल है। ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर ए, सॉरी फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 1 इस क्वेश्चन का लॉजिक है। 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 393। तो 9 का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? 9 का क्यूब होता है 729, 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 1, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 811। क्या आता है इसमें? ये मैट्रिक्स है, पहले सीरियल में भी इसके क्वेश्चन आते थे, अब आना बंद हो गया है, लेकिन आईबी में अभी भी आते हैं। ये काफी इजी होता है। इसमें अगर सीक्वेंस देखा जाए तो इस साइड से हमें कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा, बट इस साइड से है। ये 15 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो स्क्वायर का रिलेशन आ रहा है। देखते हैं, इसको माइनस करके देखते हैं तो 27 माइनस 12 आता है 15। चलो ठीक है, 15 का स्क्वायर। 26 माइनस 13 आता है 13, तो ये 13 का स्क्वायर। 26 माइनस 12 इज इक्वल टू 14, ये 14 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे भी होगा 30 माइनस 21 9, ये 9 का स्क्वायर 81, 81 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, सम मोबाइल आर लैपटॉप, ऑल लैपटॉप और कैमरा, सारे के सारे लैपटॉप क्या हैं? कैमरा हैं। और नो कैमरा इज डेस्कटॉप, कोई भी कैमरा डेस्कटॉप नहीं है। चलो कंक्लूजन देखते हैं। ऑल डेस्कटॉप बिंग मोबाइल इज पॉसिबिलिटी, सारा का सारा डेस्कटॉप मोबाइल हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ऐसा है क्या? अब देखो ये दिया हुआ है कि कोई भी कैमरा डेस्कटॉप नहीं होगा, मतलब कैमरा का कोई भी पार्ट डेस्कटॉप नहीं हो सकता। तो मोबाइल का कुछ पार्ट तो कैमरा है, तो क्या ये वाला पार्ट डेस्कटॉप हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो सारा का सारा मोबाइल डेस्कटॉप होना पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। ऑल मोबाइल बिंग कैमरा इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा मोबाइल कैमरा पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। इन दोनों के बीच में कोई नेगेटिव का रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। तो ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट आता है 16। 6 boys are sitting in 6 different chair number 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग 6 चेयर में बैठे हुए हैं। A sitting in neither, A sitting neither on chair 2 और nor on chair 5, ये 2 और 5 पे नहीं है, मतलब A 1 पे हो सकता है, A 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है और 6 पे भी हो सकता है, ठीक है। F is sitting either on chair 4 और chair 6, 4 और 6 में कौन कौन हो सकता है? F is sitting either on chair 4 and chair 6, F is sitting on either chair 4 और chair 6, F यहाँ और यहाँ पे बैठ सकते हैं। E sitting on either chair 1 and D, E 1 पे है और E sitting on, oh sorry, E sitting on chair 1 and D sitting on chair 3, D
3 पे बैठा हुआ है। इफ बी सिटिंग ऑन आइदर ऑन द चेयर 2 एंड 4, बी 2 या 4 पे है एंड विच चेयर सी इज सिटिंग। तो देखो इसमें पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी, 5 का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब सी का पॉसिबल है कि वो यहाँ पे बैठ सकता है। अगर ऐसे देखा जाए, अगर हम लोग ई को यहाँ से, ई का पॉसिबिलिटी सिर्फ यहाँ पे है, इसका मतलब ए यहाँ पे हो नहीं सकता है। बी का पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे है तो ए यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। अब ए की का पोजिशन बस ये बचा, इसका मतलब ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे नहीं है तो एफ यहाँ पर है। सिंपली सी यहाँ पे आ जाता है। तो सॉल्व करो या ना करो, यहाँ पे सी का पोजीशन फिक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिगर एनालॉजी। इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक मिरर है, ये डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब फिगर में इस डायरेक्शन में आएगा। तो फर्स्ट तो सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड वाला पहले ही एलिमिनेट हो गया, फोर्थ भी सही है। फिर देखते हैं किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे अंदर साइड में है, तो इधर जाने पे भी ये अंदर साइड में ही रहेगा। ठीक है, इसमें अंदर साइड में है, सेकंड में अंदर साइड में है, थर्ड में अंदर साइड में, फोर्थ में बाहर है, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो ही बचा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंसेस है, चलो उसको देखते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन लाइन है हॉरिजॉन्टल वाले, वो अंदर साइड में है, तो यहाँ पे भी अंदर साइड में रहेंगे, इसमें बाहर में, इसका मतलब ये भी बाहर हो गया। फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, एक्स इज अ डॉटर ऑफ एफ। एक्स है वो एफ की डॉटर है, हु हैज 2 चिल्ड्रन। एफ के दो बच्चे हैं, मतलब एफ का एक और है। एफ इज द मदर ऑफ वाई, इसका मतलब वो वाई की माँ है, एफ फीमेल हो गई। वाई इज द हस्बैंड ऑफ, वाई इज द हस्बैंड ऑफ ए, वाई हस्बैंड ऑफ ए है। जेड इज द नेफ्यू ऑफ एक्स, जेड इज द नेफ्यू ऑफ एक्स, मतलब जेड इसका भाई है। एंड वाई इज द हस्बैंड ऑफ ए, वाई ए का हस्बैंड है। And B has no siblings. How B is related to F? How B is related to F? Z is nephew of X. B is the husband of X. B X का husband है. How B is related to F? तो B इसका दामाद है, son in law है. Which of the following option is related to the third term as same on the basis of second term? Warrior अगर sword से related है, लड़ाका अगर तलवार से related है, तो author किससे related होगा? F से. Simple. Pointing to a child photograph, a gentleman said, his father is my brother. ये बॉय के फादर के फादर इज हिज ब्रदर। ठीक है, तो पूछा हाउ दिस जेंटलमैन रिलेटेड टू चाइल्ड, ये इंसान इस चाइल्ड से क्या रिलेटेड है। ये इसके दादा का भाई है, मतलब चचेरा दादा है, ग्रैंड अंकल है। क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको पर ऑप्शंस को देखकर सॉल्व करना ही पड़ेगा। कई लोग इसमें हिट एंड ट्रायल लग रहेंगे, कई लोगों का किस्मत आएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएगा, कई लोग की किस्मत में आएगा कि वो सेकंड अटेम्प्ट में मिलेगा, बट इसमें टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट थर्ड का ही देखेंगे। जैसे G प्लस एफ, प्लस मीन्स है A इज सन ऑफ B, इसका मतलब G इज सन ऑफ F, G F का बेटा है। F इंटू E मीन्स A इज मदर ऑफ B, F इज मदर ऑफ E, F इज मदर ऑफ E, सॉरी F इज मदर ऑफ E, F क्या है, उसकी माँ है। E माइनस D, माइनस मीन्स A इज डॉटर ऑफ B, E इज डॉटर ऑफ D, इसका मतलब D उसके पिताजी हो गए। और D डिवाइडेड बाय C, डिवाइड मीन्स A is brother of B, D is brother of C। इसमें पूछा G is son of D, G D का बेटा है, तो ये इससे पता चल जा रहा है। ठीक है, आता है 20 क्वेश्चन में।
25 कस्टमर स्टैंडिंग इन रो आउटसाइड ए सुपरमार्केट। एक सुपरमार्केट है जिसमें लाइन से कुछ कस्टमर्स खड़े हैं। इसमें कितने लोग हैं? 25। ठीक है। राहुल ए कस्टमर स्टैंडिंग इन द रो वाज शिफ्टेड टू 5 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो पहले वो यहाँ खड़ा था, फिर उसको 5 प्लेसेस लेफ्ट में भेज दिया गया, अब वो यहाँ आ गया। एंड 6 प्लेस न्यू कस्टमर ज्वाइन द लेफ्ट एंड, और इधर से और 6 लोग जुड़ गए। ठीक है। देन ही बिकम 11 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अब वो लेफ्ट एंड से 11th बन गया है। कब? जब यहाँ पे 6 लोग और ऐड हो गए। अगर 6 लोग नहीं ऐड हुए होते हैं तो वो 5th पे होता है फ्रॉम द लेफ्ट। 5th पे कब होता है? जब उसको शिफ्ट किया गया था टुवर्ड्स द लेफ्ट। मतलब पहले उसी पोजीशन पे था और उस पोजीशन से इसको 5 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर दिया गया था। मतलब अभी अगर 5th पे है तो इसका मतलब वो 10th पे था। वो उस वक्त ओरिजिनली 10th पोजीशन पे था फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड से 10th पोजीशन पे था तो राइट साइड से कितने पोजीशन पे होगा? टोटल अगर 25 कस्टमर है, वो लेफ्ट से 10th पे है, तो राइट से 25 माइनस 10 प्लस 1 होगा वो, क्योंकि इस पोजीशन को हम लोग 2 बार काउंट करते हैं। तो 25 माइनस 10 15 प्लस 1 वो राइट से 16th के पोजीशन पे होगा। ठीक है। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उस सेट का भी क्वेश्चन 1-2 दिन में आपके पास लाइव आ जाएगा। थैंक यू।